बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? बेटा कोर्स नेम इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बैंक्स एंड मनी सप्लाई। देन वी विल डिस्कस द डिफरेंट टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी which are adopted by the Central Bank of Pakistan, which is known as the State Bank of Pakistan। बेटा जैसा कि हमें पता है कि हम मैनकिव की बुक को रीड कर रहे हैं, तो बेटा इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ मनी सप्लाई। टू अंडरस्टैंड द मनी सप्लाई वी मस्ट अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स and how the Fed policy influences these two components of money supply। बेटा ये मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स हैं। वैसे तो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, मसलन करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स। लेकिन बेटा यहाँ पे चूँकि ये दो डिस्कस किए गए हैं, नंबर 1 करेंसी एंड नंबर 2 डिमांड डिपॉजिट्स। करेंसी वो होती है जो किसी भी कंट्री के अंदर सर्कुलेट कर रही होती है रुपए पैसे की सूरत में, और डिमांड डिपॉजिट्स वो होते हैं जो लोगों ने बैंक के अंदर जमा करवाए हुए होते हैं। और डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो किसी भी वक्त बैंक से विदड्रा करवाए जा सकते हैं विदाउट एनी कटिंग, यानी कोई किसी किस्म की कटौती नहीं होती डिमांड डिपॉजिट्स के ऊपर। अब सेंट्रल बैंक जो होता है कंट्री का, वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करता है, ठीक है। और ये जो करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स हैं बेटा, ये मनी सप्लाई के मेन कंपोनेंट्स हैं। टू अंडरस्टैंड द मनी सप्लाई वी मस्ट अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स एंड हाउ द फेड पॉलिसी। बेटा फेड पॉलिसी से मुराद ये जो फेडरल रिज़र्व है, यानी जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ये उसके बारे में डिस्कस किया गया। जिस तरह हमारा स्टेट बैंक की पॉलिसी होगी, तो यहाँ पे अगर पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे तो लिखा हुआ होना चाहिए एंड हाउ द SBP पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस दीज टू कंपोनेंट्स ऑफ द मनी सप्लाई। बेटा SBP से मुराद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। बेटा आपके सामने ये एक चीज़ शो की करवाई गई है, मनी सप्लाई इज़ इक्वल टू करेंसी प्लस demand deposits। In this chapter we will see that the money supply is determined not only by the Federal Reserve but also by the behavior of the households which hold money and banks where money is held। Behavior of households which hold money means currency, and banks where money is held means demand deposits। Number 1, 100% reserve banking। The deposits that bank have received but not lent out are called reserves। बेटा बैंक के पास जो डिपॉजिट्स जमा करवाई जाती हैं और अगर वो बैंक आगे लोगों को कर्ज नहीं देता तो वो उस बैंक के क्या कहलाते हैं? रिज़र्व्स कहलाते हैं। कंसिडर द केस वेयर ऑल डिपॉजिट्स आर हेल्ड एज रिज़र्व्स। बेटा हमने यहाँ पे ये अज्यूम कर लिया कि एक ऐसा केस है जिसमें बैंक क्या करता है, जितने भी रिज़र्व्स होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, उन्हें रिज़र्व के तौर पर रख लेता है। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, बैंक क्या करता है? डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। प्लेस द मनी इन रिज़र्व, और अपने पास रिज़र्व की सूरत में उस मनी को, उस डिपॉजिट्स को रख लेता है। एंड लीव द मनी देयर अनटिल द डिपॉजिटर्स मेक अ विदड्रॉल, और उस वक़्त तक पैसों को हाथ नहीं लगाता जब तक वो डिपॉज़िट करने वाला शख्स बैंक में से अपने पैसे निकलवाता नहीं है। और राइट्स अ चेक अगेंस्ट द बैलेंस। इन अ 100% रिज़र्व बैंकिंग सिस्टम ऑल डिपॉजिट्स आर हेल्ड इन रिज़र्व, दस द बैंकिंग सिस्टम डज नॉट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ मनी। बेटा ये जो 100% रिज़र्व बैंकिंग है, इसमें जो बैंकिंग सिस्टम होता है वो मनी सप्लाई को इफ़ेक्ट नहीं करता। आपके सामने ये नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल शो किया गया है कि लाइबिलिटीज़, यानी उस बैंक के अंदर जो डिपॉजिट्स करवाए गए हैं वो कितने हैं? $1000। और उस बैंक ने क्या किया? उन्हीं $1000 को अपने पास एसेट्स यानी रिज़र्व्स की सूरत में स्टोर कर लिया है।
it means there is 100% reserve banking. So in this case, the banking system will not affect the money supply. Okay. Fractional reserve banking. As long as the amount of new deposits approximately equals the amount of withdrawals, a bank need not keep all its deposits in reserves. Not a reserve deposit ratio is the fraction of deposit keep in reserve. Excess reserves are reserves above the reserve requirement. Fractional reserve banking, a system under which banks keep only a fraction of their deposits in reserves. In a system of fractional reserve banking, बैंक क्रिएट्स मनी सप्लाई. बेटा ये जो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग होता है इसमें क्या करता है बैंक अपने पास एक फ्रैक्शन की सूरत में अपने पास कुछ डिपॉजिट्स को रिज़र्व की सूरत में रखता है, बाकी जितने डिपॉजिट्स होते हैं उन्हें आगे वो कर्ज जारी कर देता है. और इस सूरत में क्या होता है कि जो आपने 100% रिज़र्व बैंकिंग पढ़ा था उसमें मनी सप्लाई को बैंकिंग सिस्टम इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन ये जो फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग सिस्टम है इसमें जो बैंकिंग सिस्टम होता है वो मनी सप्लाई यानी मनी को क्रिएट करता है. आपके सामने ये एक एग्जांपल दिखाई गई है. बैंक के पास कितनी लाइबिलिटीज़ की सूरत में जो डिपॉजिट्स बैंक के पास लोगों ने रखवाए हैं वो कितने हैं, $1000. बैंक ने क्या किया है कि 200 को अपने पास एज अ रिज़र्व स्टोर कर लिया है और $800 को आगे लोन प्रोवाइड कर दिया लोगों को, यानी लैंडिंग कर दिया, कर्ज जारी कर दिया है. तो बेटा इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग. A closer look at money creation. Assume each bank maintains a reserve deposit ratio, which means RR, of 20% and that the initial deposit is $1000. बेटा आपके सामने ये 3 बैंकों की बैलेंस शीट को शो किया गया है. फर्स्ट बैंक को अगर हम देखते हैं तो उसके पास जो डिपॉजिट्स हैं वो $1000 हुए, जिसमें उसने क्या किया, $200 यानी 20% अपने पास रिज़र्व की सूरत में रख लिया और $800 का उसने आगे लोन्स प्रोवाइड कर दिया. अब सेकंड बैंक की बैलेंस शीट में डिपॉजिट्स कितने हो गए, $800, और अगर उसका 20% निकाला जाए तो $160 रिज़र्व्स उसने अपने पास रख लिए और $640 का उसने आगे लोन प्रोवाइड कर दिया. अब थर्ड बैंक के पास लाइबिलिटीज़ में जो डिपॉजिट्स हैं वो $640 हैं. अगर उसका बेटा आप 20% काउंट करते हैं तो वो $128 है जो उसने अपने पास रिज़र्व्स की सूरत में स्टोर कर लिया है. बाकी $512 की उसने आगे लोन्स प्रोवाइड कर दिए हैं. बेटा जब आप मैथमेटिकली चेक करते हैं तो उस $1000 से जो क्रिएशन ऑफ मनी है या मनी सप्लाई हुई है वो कितनी है, $5000. नीचे ये फार्मूले की सूरत में मैथमेटिकल एग्जांपल से वो शो किया गया. ओके. A model of the money supply. 3 exogenous variables. The monetary base B is the total number of dollars held by the public as currency and by the banks as reserves R. The reserve deposit ratio RR is the fraction of deposits D that banks hold in reserve R. The currency deposit ratio CR is the amount of currency C people hold as a fraction of their holding of demand deposits D. Definition of the money supply and the monetary base. M is equal to C plus D. बेटा यहाँ पे C से मुराद क्या है, करेंसी, एंड D से मुराद डिमांड डिपॉजिट्स. एंड B इज़ इक्वल टू C प्लस R. C से मुराद करेंसी और R से क्या मीनिंग है बेटा, रिजर्व्स. Solving for M as a function of the 3 exogenous variable. M divided by B is equal to C over D plus 1 divided by C over D plus R over D. बेटा जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो लास्ट पे फार्मूला आया वो ये है, M इज़ इक्वल टू सी आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी आर प्लस आर मल्टीप्लाई बाई B. This is known as money multiplier. The money multiplier is equal to M multiplied by B, where capital M is equal to money supply and small m denotes money multiplier and B denotes monetary base.
because the monetary base has a multiplied effect on the money supply. The monetary base is sometimes called high-powered money. Let's go back to our three exogenous variables to see how their changes cause the money supply to change. The money supply M is proportional to the monetary base B, so an increase in the monetary base increases the money supply by the same percent. बेटा जब आप मॉनिटरी बेस को इंक्रीज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली उतने परसेंट से ही मनी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाती है. द लोअर द रिज़र्व डिपॉजिट रेशो द मोर लोन्स बैंक्स मेक. जब रिज़र्व डिपॉजिट रेशो लो हो जाती है तो ऑटोमेटिकली बैंक्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लोगों को प्रोवाइड करते हैं. एंड द मोर मनी बैंक्स क्रिएट. जब ज़्यादा से ज़्यादा लोन वो प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्रिएशन ऑफ मनी ज़्यादा होगी फ्राम एवरी डॉलर ऑफ रिज़र्व्स. द लोअर द करेंसी डिपॉजिट्स रेशो. जब करेंसी डिपॉजिट रेशो लो हो जाएगी, द फ्यूवर डॉलर्स ऑफ द मॉनिटरी बेस द पब्लिक होल्ड्स एज करेंसी. द मोर बेस डॉलर्स बैंक्स होल्ड इन रिजर्व्स एंड द मोर बैंक्स कैन क्रिएट. Thus, a decrease in currency deposits ratio raises the money multiplier and the money supply. बेटा जब करेंसी डिपॉजिट रेशो कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मनी मल्टीप्लायर या मनी सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी. हाउ द फेड कंट्रोल्स द मनी सप्लाई. द फेड कंट्रोल्स द मनी सप्लाई बाई अडॉप्टिंग डिफरेंट मेजर्स. फॉर एग्जांपल ओपन मार्केट ऑपरेशंस by buying and selling US Treasury bonds. Number 2, reserve requirement. And number 3, discount rate at which the member banks can borrow from the Fed. Now we are going to discuss our second topic, what is central bank. By definition, an institute which manage the following activities. नंबर 1, नेशंस करेंसी. उस कौम की, उस मुल्क की करेंसी को कंट्रोल करता है. नंबर 2, मनी सप्लाई. एंड नंबर 3, इंटरेस्ट रेट. ओवरसी देयर कंट्री कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम. वो सेंट्रल बैंक क्या करता है, उस कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, ओवरलुक करता है, देखता है, चेक करता है. आल्सो कॉल्ड रिजर्व बैंक मॉनिटरी अथॉरिटी. फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. नंबर 1, मोनोपोली ऑफ नोट इशू. बेटा जो करेंसी नोट जारी करता है वो कौन जारी करता है, सेंट्रल बैंक. नंबर 2, बैंकर्स एजेंट एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट होती है, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसके बतौर एक मुशीर के तौर पर, एडवाइज़र के तौर पर काम करता है. कस्टोडियन ऑफ कैश रिज़र्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स. बेटा जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, अब कमर्शियल बैंक्स की भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, जिस तरह शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं और नॉन शेड्यूल्ड बैंक. जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं वो अपना कारोबार स्टार्ट करने से पहले, बिज़नेस लॉन्च करने से पहले बाकायदा तौर पर सेंट्रल बैंक से इजाज़त लेते हैं. उस सेंट्रल बैंक को अपने रिज़र्व्स के बारे में बताते हैं और अपनी अमानतें जो जमा होती हैं, जो डिपॉज़िट से जमा होते हैं, उनका कुछ हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास अमानत के तौर पर जमा करवाते हैं. अब जो कैश रिज़र्व्स कमर्शियल बैंक, जो शेड्यूल्ड बैंक्स सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाते हैं, तो उसके कस्टोडियन के तौर पर काम करता है. सो इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ कैश रिज़र्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स. कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिज़र्व ऑफ इंटरनेशनल. लेंडर ऑफ द लास्ट रिज़ॉर्ट. clearing house function, credit control, other functions, for example collection of data, central banking in developing countries. बेटा ये आपके सामने जो फिगर शो की गई है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पिक्चर है. ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको दिखाया गया. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. हिस्ट्री ऑफ SBP. बिफोर इंडिपेंडेंस FRBI was the central bank of subcontinent. After independence, FRBI divided. Ratio of 70:30 in between India and Pakistan. बेटा उसका 70% एक कंट्री को प्रोवाइड कर दिया गया
और 30% एक कंट्री को प्रोवाइड कर दिया गया। एंड 30% रिजर्व्स वाज इक्वल टू 750 मिलियन रुपीज़। मोहम्मद अली जना इनऑगरेटेड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान commenced operation in July 1st, 1948. State Bank of Pakistan work under State Bank Act 1956 before Nationalization Ordinance 1974. State Bank of Pakistan share capital was 51% of government contribution and 49% by private investors. टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। बेटा सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं। किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी अडॉप्ट करता है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स की जो पॉलिसी होती है उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नंबर 1, कंट्रैक्शनरी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। Tight monetary policy, also called contractionary monetary policy, tends to curb inflation by contracting or reducing the money supply. बेटा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जाता है, इसे कंट्रैक्शनरी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। सेकंड, एक्सपेंशनरी और इजी मॉनेटरी पॉलिसी। इजी मॉनेटरी पॉलिसी, also called expansionary monetary policy, tends to encourage growth by expanding the money supply. जो इजी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है। लेकिन जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जाता है, मिनिमाइज़ किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नंबर 1, क्वांटिटेटिव टूल्स, जिन्हें हम मिकदारी तरीके कहते हैं। नंबर 1, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नंबर 2, बैंक रेट। नंबर 3, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। नंबर 4, लिक्विडिटी रेशो। नंबर 5, स्पेशल डिपॉजिट्स। एंड द सेकंड टाइप्स ऑफ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज़ क्वालिटेटिव टूल्स। नंबर 1, क्रेडिट रैशनिंग। नंबर 2, क्रेडिट सीलिंग। नंबर 3, मॉरल persuasion. Number 4, direct action. And number 5, advertisement. जी बेटा, do you have any question? Okay, thank you बेटा, अल्लाह हाफिज़।